everyone and welcome back to SR classes. Myself Sachin, your educator, and we are back with the same topic, digestion and absorption. और आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, digestion of food, the process. सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में. It is very interesting topic because आप जानोगे कि फूड जो आपके अंदर जा रहा है, the food that you are consuming, उसके साथ क्या हो रहा है अंदर जाके, वो कैसे एनर्जी आपको दे रहा है, कैसे पच रहा है, ठीक है ना. और एक बात खास बात क्या है इस टॉपिक की पता है, चाहे आप 11th में ना हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 11th से छोटे हो, चाहे 11th से बड़े हो, आपको ये जानने में अच्छा लगेगा कि आपके फूड के साथ क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फिर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ में. अब आप लोगों में से मैक्सिमम को पता होगा कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है. वेयर द डाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स फर्स्ट, माउथ में, बिकॉज वहाँ पे क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, प्लस वहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी हो जाता है थ्रू टीथ, है ना. थ्रू टीथ हो जाता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन. अब देखने वाली बात यह है कि माउथ में गया फूड पहले सबसे, ठीक है. माउथ में क्या प्रेजेंट है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. अब डाइजेशन होता है दो तरह से, हर जगह जितना भी डाइजेशन होगा दो तरह से होगा, केमिकल एंड फिजिकल दोनों. सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होता है या मैकेनिकल कह लीजिए. तो मैकेनिकल देखते हैं सबसे पहले. हम पढ़ेंगे ना, माउथ में पढ़ेंगे, चाहे स्टमक में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे दो तरह से पढ़ेंगे, मैकेनिकल केमिकल, मैकेनिकल केमिकल. ओके, तो माउथ में आ जाते हैं पहले. तो मैकेनिकल कैसे होगा, थ्रू टंग एंड टीथ, है ना. कैसे, तो सबसे पहले तो काम क्या होता है माउथ में कि ना वो फूड को एक तो बना दें, मैस्टिकेट कर दें, ठीक है, दूसरा चबा लें अच्छे से, और दूसरा होता है टू मेक इट फिट फॉर स्वेलोइंग. जो उसको निगलने के लिए ना एकदम चिपचिपा बना दें, ग्रीसी बना दें, ताकि स्मूथली चला जाए पेट में, ठीक है ना. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, जो खाना मुंह में जाएगा वो टीथ और टंग की मदद से मिक्स हो जाएगा सलाइवा में, जो सलाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया है. मैं रिपीट करता हूँ, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रेट किया, टंग और टीथ हेल्प करेंगे टू मिक्स द फूड थॉरोली विद सलाइवा, ठीक है. और इसको ही कहते हैं क्या, चबाना या च्यूइंग, पर बायोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे, मैस्टिकेशन, ठीक है ना, मैस्टिकेशन. तो ये हो गया मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है ना. अब क्या होता है, जो सलाइवा है उसमें है म्यूकस प्रेजेंट. अब म्यूकस क्या करता है, मैं बताया था, बहुत बार बताया हुआ है कि म्यूकस इज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट. लुब्रिकेशन क्रिएट कर देगा, ग्रीसी बना देगा, ठीक है, और एडहेसिव बना देगा, उसको चिपचिपा बना देगा, ताकि स्मूथली चला जाए, अच्छे से चला जाए, ठीक है ना, पेट में अच्छे से चला जाए. तो उसके लिए एडहेसिव और लुब्रिकेटिंग बना देगा उस फूड पार्टिकल्स को जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, ठीक है ना. मैकेनिकल ब्रेक डाउन हुआ है अभी, ठीक है ना. अब क्या होगा कि जो फूड अभी मैस्टिकेट हो चुका है उसको कहते क्या है, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है. द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इज कॉल्ड एज बोलस. बोलस, BOLUS, ठीक है ना, ये दिखा है ना, बोलस. तो अब ये बोलस है, ये गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी से जाएगा फिर फेरिंग्स में. बकल कैविटी में है अभी फूड, यहाँ पे मैस्टिकेट हो गया, अब ये जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग से फिर चला जाएगा इस फूड पाइप में, इसोफेगस में, ठीक है. पर कैसे गया भाई, कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा, बिल्कुल, निगलना, है ना. खाना पहले आपने च्यू कर लिया, फिर निगल लिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, स्वेलोइंग. बट फिर से इसमें बायोलॉजी की भाषा लगेगी, क्या कहते हैं स्वेलोइंग को, निगलने को बायोलॉजी में, डेग्ल्यूटिशन, डेग्ल्यूटिशन, ठीक है ना. तो अब हो गया यहाँ पे डेग्ल्यूटिशन. तो यहाँ पे माउथ में हुआ मैस्टिकेशन, फिर माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फूड पाइप में हुआ डेग्ल्यूटिशन. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ईसोफेगस से नीचे जाएगा. अब ईसोफेगस से नीचे जाता है ना, उसको भी एक चीज़ कहते हैं, जब पहले तो ईसोफेगस की जो वॉल्स है ना, वहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, या फिर यूँ कह लीजिए देयर आर द सीरीज ऑफ सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट होते रहती हैं और नीचे ढकेलते रहती हैं फूड को. उनको क्या कहते हैं पता है, उनको उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस, ठीक है, पेरिस्टालिसिस कहता है, ठीक है ना. तो हो गया ना, माउथ में हुआ मैस्टिकेशन, ठीक है, फिर हुआ डेग्ल्यूटिशन, फिर हुआ पेरिस्टालिसिस, है ना. और अब क्या होगा, इसको अब ये घुस जाएगा स्टमक में, ठीक है ना, स्टमक में घुस जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, थ्रू अ स्पिंचटर मसल. पढ़ा था ना सबसे पहली क्लास में जब मैंने डायग्राम करवाया था, उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया था ऑर्गन्स को, पढ़ा था ना, कौन सी थी यहाँ पे, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचटर, ठीक है ना, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचटर, इसोफेगल स्पिंचटर. तो यहाँ पे मसल होती है गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचटर, जिसने फेंक दिया खाने को स्टमक में. ओके, अब क्या हो गया, तो सबसे पहले हम करते जाएंगे रिवाइज. माउथ में मैस्टिकेशन, फिर डेग्ल्यूटिशन, ठीक है, फिर आया पेरिस्टालिसिस, और फिर गैस्ट्रो इसोफेगल मसल के द्वारा चला गया स्टमक में. ये था फिजिकल या जो कह लीजिए मैकेनिकल प्रोसेस था माउथ का. अब केमिकल में वापस आ जाते हैं. यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना, ये वाली सलाइवरी है, ये वाली है, ये वाली है, दिख रहे हैं ना. ये सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं सलाइवा, ऑब्वियसली हमें पता है.
सलाइवा, हमें पता है, लेकिन इस सलाइवा में क्या केमिकल होते हैं, क्या एंजाइम होते हैं, ये कैसे पता चलेगा, क्या होता है इसमें? तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है एंजाइम्स। मैं बताता हूँ अभी क्या है ये दो एंजाइम्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इनको आयंस कह लीजिए, आयंस कह सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। और या फिर और क्या बोलते हैं, आयंस कौन से हैं ये, ठीक है ना। आयंस कौन से हैं कि पोटेशियम कैटायन, सोडियम कैटायन, ठीक है। और क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट एनायन, है ना। तो ये होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखने वाली बात ये है इनका काम क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का। सो दे मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ फूड, मैस्टिकेटेड फूड, जो फूड आपने चबाया ना उसको पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं, ना ज़्यादा एसिडिक रहे ना ज़्यादा बेसिक रहे, इट शुड बी फिट फॉर डाइजेशन, ठीक है ना। तो उसके लिए इसका पीएच मेंटेन कौन करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स। किस में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सलाइवा में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम्स हमको पता है दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, ठीक है, जो मदद करते हैं डाइजेशन में। कौन से होते हैं एंजाइम्स, तो सबसे पहला होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमको पता है पहले से ही, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। और दूसरा है आपका क्या, सो लाइजोजाइम, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे आपके। तो एंजाइम कौन से हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, तो सलाइवरी अमाइलेज हमको पता है, हमने 10th में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है भैया, है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये वेग में पढ़ा था मैंने कहा था कि 11th क्लास में हर चीज़ का डिग्री बढ़ जाएगा, डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। तो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं स्टार्च भी, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं ग्लूकोज को कहते हैं माल्टोस भी, ठीक है, माल्टोस कह लो या फ्रुक्टोज कह लो, है ना। तो या भी ये भी बोल सकते हैं द स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड इनटू माल्टोस। लेकिन इसको क्या कहेंगे पता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, हाइड्रोलिटिक एक्शन। हम कहते हैं डाइजेस्टेड, लेकिन असली टर्म क्या यूज करेंगे, सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइजेस द कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोस या स्टार्च इनटू माल्टोस, ठीक है। तो अब आप सोचोगे हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइज का मतलब होता क्या है, तो हाइड्रोलाइज का एक प्रोसेस होता है जिसमें अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस अलॉन्ग विद गेटिंग आयोनाइज्ड। मतलब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ही है, एक कंपाउंड है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा, प्लस वो आयोनाइज्ड भी हो जाएगा, उसमें चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिटिक एक्शन या हाइड्रोलाइजेशन, हाइड्रोलिटिक एक्शन या हाइड्रोलाइजेशन। सो ये बात हो गई क्लियर। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या किया, हाइड्रोलाइज किया किसने, सलाइवरी अमाइलेज ने, ठीक है। क्या बना दिया भैया, ग्लूकोज कह लो या माल्टोस कह लो, ठीक है। अब ये माल्टोस क्या होता है, व्हाट इज दिस माल्टोस, ये होता है एक डाइसैकेराइड होता है। एग्जाम में लिखोगे ना माल्टोस लिखोगे तो मतलब उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, पर डाइसैकेराइड लिखोगे ना कि द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ऑन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस अ डाइसैकेराइड माल्टोस, तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है, पहले जान लो मोनोसैकेराइड क्या होता है, या सैकेराइड जान लो सिर्फ। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है, सिंपलेस्ट शुगर। जैसे हमारा है सिंपलेस्ट पार्ट क्या, हमारा बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, छोटी छोटी सेल से मिलकर ही हम बने हैं। उसी तरह से जो सैकेराइड है ना, वो है छोटी छोटी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, स्टार्च की, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सैकेराइड से मिलकर ही बना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो एक अगर सिंपलेस्ट शुगर हो तो उसको कहेंगे मोनोसैकेराइड, दो मिल जाएं तो उसको कहेंगे डाइसैकेराइड, तो वो होता है क्या, माल्टोस, ठीक है। और बहुत सारे मिल जाएं तो पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये हो गया सैकेराइड का मीनिंग, डाइसैकेराइड, ठीक है ना। तो माल्टोस फॉर्म होता है। अब आप पूछोगे कि सर ये लाइसोजाइम का क्या होता है, लाइसोजाइम का क्या मतलब होता है, लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है, इट इज़ एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। आपने खाना अंदर लिया, खाना खाया, ठीक है, अगर उसमें बैक्टीरिया होगा, कुछ गंदगी होगी, ठीक है, तो उससे कौन आपको बचाएगा, तो यही बचाता है सबसे पहले, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम क्या एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है ना, और यही बचाएगा आपको प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, लाइसोजाइम प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। अब हमारा ये हो गया कंप्लीट केमिकल प्रोसेस,
तो अब आ जाते हैं हम स्टमक पे, है ना। स्टमक पे आ गए हम। अब स्टमक में कैसे, हम नहीं आ गए, फूड आ गया स्टमक में। फूड कैसे आया? थ्रू गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, है ना। अब ये देखना है हमको पता था माउथ में डाइजेशन होगा, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मतलब रिलीज करती हैं, उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस और उनके ये एंजाइम है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका भी मैंने कहा था इसका भी उसी तरह से पढ़ेंगे, मैकेनिकल और फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, है ना। तो आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेयर है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, उसमें म्यूकोसल लेयर है, पढ़ा था ना। और म्यूकोसल लेयर के अंदर ही है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पूरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भरी पड़ी और यही सीक्रेट करती हैं अपने गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक में। अब इनके गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनमें होता क्या है, अब मैंने बताया था ना, याद है पिछली क्लास में लिवर वाली में, कि लिवर कोई भी ग्लैंड हो उसके पास खुद का सेल जरूर होगा जो सिक्रेट करता है कुछ, जो सिक्रेशन करता है। तो वो स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं हर लिवर हर ग्लैंड के पास, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास कौन से सेल्स हैं अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेट मी रब इट। तो ये रहे सबसे पहला कौन सा होता है, म्यूकस नेक सेल्स। ये पूरे हैं नाम म्यूकस नेक सेल्स का। अब आपको नाम से ही पता चल गया कि क्या सीक्रेट करेगा, जी हाँ म्यूकस सीक्रेट करेगा, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट करेगा। अब दूसरे होते हैं कौन से, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स, पेप्टिक या कह लो चीफ सेल्स। ये क्या सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, पेप्सिन सीक्रेट करेगा। पर पेप्सिन क्या होता है ना, एक्टिव एंजाइम होता है। ये सीक्रेट करेगा क्या, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेगा। जब कोई एंजाइम एक्टिव ना हो तब उसके आगे जेन लगता है, पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेगा। अब पेप्सिनोजेन का क्या काम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ना, हमने पढ़ा था ना 10th क्लास में। तो इसके आगे हम ये भी लिखेंगे, प्रो एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को मतलब डाइजेस्ट करे, तो उसको लिखेंगे हम प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है ना। तो यानी पेप्टिक या चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ओके। अब आ जाते हैं हम तीसरे तरह के सेल्स पे, कौन से हैं। तो तीसरा वाला सेल जो है वो है आपका पैरिएटल और ऑक्सिंटिक सेल, पैरिएटल और ऑक्सिंटिक, ठीक है ना। ये क्या सीक्रेट करता है, तो ये सीक्रेट करता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब HCl का हमको पता है काम क्या था, कि इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, इट क्रिएट्स अ pH वैल्यू फॉर द टू मेक पेप्सिनोजेन एन एक्टिव एंजाइम, ठीक है। मतलब पेप्सिन जो काम करेगा वो HCl की मौजूदगी में ही करेगा, ठीक है ना। ये हमको पता था 10th क्लास में पढ़ा हमने। पर इंट्रिंसिक फैक्टर जो इसने रिलीज किया है आपके पैरिएटल सेल्स ने HCl के साथ, वो उनका क्या काम है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर है एक ऐसा फैक्टर विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 जो होता है कैब्लोमिन भी कहते हैं उसको। और उसका क्या काम है, तो पहले तो ये आपका जेनेटिक हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ DNA एक्सेट्रा, जेनेटिक हेल्थ को मेंटेन करेगा ये, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, इट ऑल्सो मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ योर नर्व सेल्स एंड ब्लड सेल्स, विटामिन B12 का ये काम है, ठीक है ना। तो उसको कौन एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, जो HCl के साथ रिलीज किया है पैरिएटल सेल्स ने। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़े। तो ये थे 3 तरह के सेल्स, ठीक है ना। म्यूकस नेक सेल ने म्यूकस सीक्रेट किया, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स ने पेप्सिनोजेन सीक्रेट किया, और पैरिएटल या ऑक्सिंटिक सेल्स ने HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन पे। हमने कहा था मैकेनिकल और केमिकल पढ़ेंगे, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन पे आ जाते हैं। अब होता क्या है, जो आपने बोलस अंदर लिया है ना, बोलस गया था माउथ में मैस्टिकेट हो गया खाना, बोलस बन गया, फेरिंग्स में गया, इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में आ गया, ठीक है ना। अब स्टमक में जब आया तो ये स्टमक क्या करता है ना, खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है अपने अंदर, उसके साथ खेलता है। कैसे, मतलब जो स्टमक है आपका वो करेगा क्या, स्टमक की जो वॉल्स है ना वो चर्निंग मूवमेंट शो करती हैं, नहीं पढ़ा था ना। दे ऑल्सो मूव, जो इसकी वॉल्स है वो ऑल्सो एक सर्टेन मूवमेंट शो करती हैं, जिसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट क्रिएट होती है। चर्निंग मूवमेंट मतलब कभी आपने देखा हो चीनी मिलाते हैं दूध में, ठीक है, चर्न करते हैं, चम्मच घुमाते हैं ना, चर्निंग। या बहुत लोग लस्सी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे क्रीम सेपरेट हो जाए दूध से, तो उसको चर्निंग कहते हैं ना। उसी तरह से मिला देता है फूड को किसमें, तो ये चर्न कर देता है फूड को इसकी वॉल्स स्टमक की। क्यों, टू मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूसेस। यहाँ पे हमने दांत और टंग की वजह से हमारा फूड मिक्स हो पाया था किससे, सलाइवा से, बिल्कुल, है ना।
तो क्या बन गया था, बोलस। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्स की मतलब स्टमक की जो वॉल्स है उसकी फिजिकल मूवमेंट की वजह से जो खाना है वो मिक्स हो गया गैस्ट्रिक जूसेस से, और वो क्या बन जाएगा, काइम, CHYME काइम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था खाना जिस सलाइवा से मिल गया वो बोलस है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया जो गैस्ट्रिक जूसेस से खाना मिल गया वो काइम है। अब पढ़ते हैं क्या, केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन में मज़ा आएगा क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि कौन से सेल्स क्या क्या सिक्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले था हमारा क्या, पेप्सिनोजेन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। इसका क्या काम था, पढ़ा था 10th क्लास में, बिल्कुल पढ़ा था। प्रोटीन्स को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। अब जो एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ना उनको क्या कहते हैं पता है, प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये एक, जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये, टर्म याद रखना है, ठीक है ना। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कैसे, किसकी मदद से, ये भी तो एक्टिव हुआ ही नहीं है। सो HCl जो प्रोड्यूस किया है ऑक्सेंटिक सेल्स ने वो क्रिएट कर देगा pH 1.8 तक, 1.6 से 1.8 तक क्रिएट कर देता है pH, बहुत एसिडिक pH क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है मतलब जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिव हो जाता है और बन जाता है पेप्सिन। और फिर ये क्या कर देता है, प्रोटीन को पीट कर क्या बना देता है, अमीनो एसिड। ये तो हमने 10th में पढ़ा था, लेकिन पूरा नहीं अमीनो एसिड बनता है। अच्छा मैंने एक बात बताना भूल गया हूँ कि जो आपका अभी यहाँ पे डाइजेस्ट होता है ना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, वो सिर्फ 30% होता है। ये मतलब समझना पूरा यहीं पे डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ 30% स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट होगा और बाकी का डाइजेस्ट होगा आगे जाके। अब आ जाते हैं वापस स्टमक पे। तो स्टमक में क्या होगा, अब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा पेप्सिन के द्वारा। प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ किसकी मदद से, HCl की मदद से। HCl ने एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया है। अब पेप्सिन जब एक्ट करेगा प्रोटीन पे तो क्या बनाएगा पता है, पेप्टाइड्स। अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, अभी पेप्टाइड्स बनाएगा। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स आर द स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को बना के जो चेन बनती है उनको पेप्टाइड्स कहते हैं। यानी यहाँ पे अभी भी प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ पर थोड़ा सा, ठीक है 30%। यहाँ पे भी डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन पर थोड़ा सा, अभी पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ है। आगे जाके देखेंगे इंटेस्टाइन में कैसे पेप्टाइड्स बदलते हैं अमीनो एसिड में। तो दो पेप्टाइड्स में बना देता है क्या, पेप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, और क्या बना देता है, प्रोटेओसिस एंड पेप्टोन्स। क्या बना देता है, प्रोटेओसिस एंड पेप्टोन्स, ये बना देता है। ये पेप्टाइड्स ही होते हैं, शब्दों के जाल में मत फंसो, मैं बताता हूँ, फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। पेप्सिनोजेन है, HCl की मदद से एक्टिव हुआ, पेप्सिन बना। पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को जो आपने अंदर लिया है खाने के द्वारा। प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ और टूट टूट के पेप्टाइड्स में बदल गया, पेप्टाइड्स में, ठीक है। पेप्टाइड्स दो तरह के होते हैं, प्रोटेओसिस और पेप्सिनोजेन, सॉरी प्रोटेओसिस और पेप्टोन्स, ठीक है ना, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये बन गए ये पेप्टाइड्स बन गए। अब आगे और एक हमने चीज़ छोड़ दी, म्यूकस। म्यूकस का क्या काम था सर, म्यूकस का क्या काम था, तो वो जो लाइनिंग है ना ये स्टमक की, उसको ना प्रिवेंट कर देता है, उसको कवर कर देता है, ठीक है। और लुब्रिकेशन भी क्रिएट करता है। लुब्रिकेशन हर जगह आएगा म्यूकस के साथ, है ना। तो लुब्रिकेशन क्रिएट कर देता है और साथ के साथ प्रिवेंट करता है मस्कुलरिस लेयर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन का मतलब होता है छिल ना जाए, परत निकलने लग जाती है स्किन की, ठीक है। एसिडिक होगा ना, 1.8 pH है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो उसकी वजह से कितना मतलब कोरोसिव इफेक्ट आ सकता है वॉल्स पे, तो उससे कौन प्रिवेंट करता है हमको, म्यूकस। और म्यूकस के साथ एक और चीज़ होती है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो दोनों क्या प्रिवेंट करते हैं, फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम एक और चीज़ पे, स्पेशल बात क्या है, दो एंजाइम और रिलीज होते हैं। एक तो लाइपेज होता है, लाइपेज बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है लेकिन वो फैट को डाइजेस्ट करता है, इतना जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट्स हैं, वो उनमें एक स्पेशल एंजाइम रिलीज होता है, रेनिन। और वो क्या होता है पता है, प्रोटियोलिटिक ही होता है। कुछ समझ में आया, प्रोटियोलिटिक से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कौन सा वाला, तो इन्फेंट जो है मेनली क्या कंज्यूम करते हैं अबंडेंस में, लैक्टोस यानी मिल्क को कंज्यूम करते हैं ना, तो उसको मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है रेनिन। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इन इन्फेंट्स,
ठीक है। अगर हम अब ग्रोथ हो चुकी है हमारी, तो रेनिन की मात्रा होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी। लेकिन मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना तो ज़रूरी है ना, तो होगी थोड़ी सी अमाउंट, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है इन्फेंट्स में रेनिन की। क्लियर होगी बात? तो पूरा हमने देख लिया, केमिकल ब्रेकडाउन भी देख लिया माउथ में, और स्टमक में फिजिकल भी देख लिया, माउथ में, स्टमक में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो भी, और यहाँ तक आपको मज़ा आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना।